लेकिन अब आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये हमारी भी बहू है, इसलिए ये हमारे साथ घर रहेंगी। अभी वे अपना बात खत्म करके माही का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगती हैं। यश उनकी ये बात सुनकर के अपना सर पकड़ लेता है। वही माही यश को घूरने लगती है। कल्याणी जी माही से बोली, क्या आपको हमारी कोई बात बुरी लगी, या आप भी इस नालायक की तरह ये सब बातें नहीं मानती हैं? ऐसा है तो हम आप पर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। माही उनकी बातों से सहम करके कुछ न बोलना ठीक ही समझी और वे चुप रही। उसको चुपचाप देख करके कल्याणी जी मुस्कुराकर बोली, ये हुई ना हमारी बहू वाली बात। कपूर खानदान की बड़ी बहू हैं आप। अपना सर उठाइए और हमें भी देखने दीजिए। भगवान ने आपको कितने प्यार और स्नेह के साथ बनाया है। माही को सबसे झूठ बोलना बहुत ही बुरा लग रहा था। वे कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, वे भी उनसे जो उसे इतना प्यार दिखा रहे हैं। अभी अभी तो वे उन लोगों से मिली है और इतना प्यार मिल रहा था माही को, वे सोच भी नहीं सकती। माही कुछ बोलने को होती है कि तभी यश उसके पास आकर बोला, ठीक है मेरी प्यारी दादी माँ, हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कल्याणी जी माही के कपड़े देखकर यश से बोली, आप एक काम कीजिए, पहले इनके लिए जाकर के शॉपिंग करिए, फिर इन्हें तैयार करके शाम तक घर लेकर आए। तब तक हम आप दोनों के आने की खबर सभी को दे देते हैं, और हमें अपनी बहू का स्वागत भी तो अच्छे से करना है ना। कल्याणी जी माही के कपड़े देखकर ऐसा बोल रही थी। वे माही भी समझ गई। वहीं रेणु जी माही के माथे पर किस करके उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जल्दी घर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ। और ये बोलकर वे दोनों कुछ देर में ही घर से बाहर चली गई। माही अभी बाहर ही खड़ी थी और यश उसको बाहर छोड़कर अंदर आ रहा था। तभी माही उसके पास जाकर के उसके हाथों को खींचकर अपने तरफ की और उसके गिरे वान को पकड़कर जोर से धक्का देते हुए बोली, आप खुद को समझते क्या हैं? आप मुझे बताएंगे? आप बिना मेरी इजाजत के मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, वहां मुझे इंजेक्शन लगवाया, मान लिया कि वे सब ठीक था। मैं मान लेती हूँ, वहां पर भी ठीक किया आपने। मेरी बिना इजाजत के मुझे किस किया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने मेरी बिना इजाजत के मुझे अपने घर में रखा, यहाँ तक कि बंद करके रखा, फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं कहा। और आज बेंगलुरु ले आए और यहाँ आकर के मुझे अपनी पत्नी बना दिया और सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाया। किसने, आखिर किसने आपको हक दिया है ये सब करने का? यस, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कुछ जवाब दीजिए। यस ने माही का हाथ पकड़कर पीछे उसकी कमर पर मरोड़ करके उसके बस फेस को देखकर अपने गुस्से से भरी आंखें लाल किए हुए बोला, मेरे जुनून, मेरे पागलपन और मेरे लिए तुम्हारे इस जुनून से ये सब करने की मुझे इजाजत दी है। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हें कब से चाहता हूँ। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, जब तुम छोटी थी और तुम लिटिल प्रिंसेस हुआ करती थी और स्कूल में प्रिंसेस की तरह जाया करती थी। तुम्हारे आगे पीछे बहुत सारे छोटे छोटे लड़के भी घुमा करते थे। तब मैं दूर से ही तुम्हें देखा करता था। तब से लेकर मैं आज तक तुम्हारे पीछे, और तब से मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। माही ये सब सुनकर के हैरान नजरों से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यश को ही देखे जा रही थी। वे सोच भी नहीं सकती थी कि क्या सच में यश तब से मुझे जानता है। यश की बातों को सुनकर वे चिल्लाते हुए बोली, यश बस करिए अपना ये ड्रामा। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। आप तो सारे लाइंस ही क्रॉस करते जा रहे हैं। आपको समझ में क्या आता है? एक लड़की के साथ इतना गंदा मजाक करेंगे? और मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो कि मुझे समझ नहीं आए। दूर हो जाइए मुझसे, मुझे जाने दीजिए। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहना है। और इतना बोलकर वह फार्म हाउस से बाहर जाने लगी। तभी यश उसको पीछे से अपने हाथों से पकड़कर ऊपर लेकर जाने लगा। माही उसे अपना हाथ छुड़ाने की रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन अब यश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पहले तो वे सच ही बोल रहा था और माही उसका विश्वास भी नहीं कर रही थी। उसने यश का ये रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा था। माही को यश से इस वक्त बहुत ही डर लग रहा था। वे माही को ऊपर कमरे में ले गया और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और माही को बेड पर पटक दिया। माही की आंखों से आंसू आए जा रहे थे और वह चिल्लाए जा रही थी, नहीं यश, प्लीज नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे बहुत ही मुश्किल से अपने मुंह से आवाज निकाले जा रही थी। यश ने उसकी एक नहीं सुनी और माही के सामने अपना कोट नीचे फेंक दिया और अपने शर्ट के बटन खोलने लगा।
ये देखकर माही रोते रोते अपनी सांसें भूल गई और वह अचानक से बेहोश हो गई। ये देखकर यश तो पूरा हैरान हो गया। यश तो केवल उसे डरा रहा था। उसने जब माही को ऐसे देखा तो उसका तो हाल ही बेहाल हो गया। वह घबराकर उसके पास आया और उसके गाल पर थपथपाकर बोला, माही, होश में आओ स्वीटहार्ट, मैं तो तुम्हें बस डरा रहा था। माही होश में नहीं आ रही थी तो यश ने साइड में रखे टेबल पर पानी का जग उठाकर माही के मुंह पर कुछ पानी की बूंदें डाला, जिससे कि माही धीरे धीरे होश में आने लगी। और उसने अपने सामने यश को देखा तो वह फिर से पैनिक होने लगी और काफी जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। अपने हाथ जोड़कर बोली, यश, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पास मत आए। मेरे पास सिवाय मेरी इज्जत के कुछ नहीं है, प्लीज उसे मत छीनिए मुझसे। यश उसका हाथ पकड़कर उन पर बेहद ही प्यार से किस करके उसकी आंखों में आते हुए एक एक आंसू को पोंछ करके बोला, रिलैक्स, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। वे तो तुम हमेशा हक की बात करती हो ना, तो इसकी वजह से मेरा दिमाग घूम गया था। मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा डरा रहा था, देखना चाहता था कि तुम कैसा रिएक्ट कर रही हो, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। मुझे पता है। उसकी बात सुनकर माही सिसक कर रोने लगी और उसे अपने गले से लगा लेती है। ऐसे ही कुछ देर गले लगे रहने के बाद वह उससे दूर होती है और उसकी आंखों में देखकर बोली, तो आपने झूठ क्यों बोला कि मैं आपकी वाइफ हूँ और आप मुझे बचपन से जानते हैं? यश गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, मेरे डैड चाहते हैं कि मैं उनकी फ्रेंड की बेटी आकांक्षा से शादी कर लूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे उसे शादी नहीं करना है। मैं यहाँ तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए ही लाया था। आज अगर मैं ये झूठ नहीं बोलता तो वे लोग मेरी शादी आकांक्षा से करवा देते, जो कि मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। और अब जब तुम्हें पूरा इंडिया ही जान चुका है कि तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी का डर नहीं है। वैसे भी तुम मेरे ही हो, क्योंकि मैं तुम्हें सच में बचपन से ही जानता हूँ। क्या तुम कन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ती थी? यह सुनकर तो माही की आंखें फैल गई और वह हाँ में सर हिलाई तो यस बोला, अब बताओ मुझे ये सब कैसे पता है? जाहिर सी बात है कि मैं भी उसी स्कूल से हूँ। तुम चाहो तो मेरे बचपन से लेकर अभी तक के सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकती हो। तब तो तुम्हें यकीन होगा ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। माही अपने सोच में गुम हो गई। क्या ये सच है? ये इंसान मुझे बचपन से जानता है? वह बहुत ही मासूम और प्यारी सी शक्ल बनाकर बोली, पर मैं तो मिस्टर ब्राउन आइज आपको तो जानती तक नहीं हूँ, और ना ही मैं आपको देखी हूँ। मैं तो इन्हीं 1 महीने से आपके बारे में जितना जानना है वही जाना है। उसके पहले तो मुझे आपका बिल्कुल भी पता नहीं था। माही ये सब सोचते हुए उसकी बात फिर से अपने होश में आई और बोली, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और आप मुझे बेंगलुरु लेकर आए हैं। आप जानते हैं यहाँ से मेरी कैसी कैसी यादें जुड़ी है। आपको मुझे यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। अगर उसे उसे पता चल गया कि मैं यहाँ आ गई हूँ तो वे आपको भी नुकसान पहुँचा देगा, और मैं ये नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर यश की भौहें से कुड़ गई। वह माथे पर बल देकर बोला, माही, तुम किसकी बात कर रही हो? आखिर किसको पता चल जाएगा? तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। मुझे बताओ। यश की बात सुनकर माही खड़ी हो गई और विंडो की तरफ देखते हुए एक गहरी सोच में डूब गई, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी थी। बात उस वक्त की है जब वह अपना कॉलेज खत्म करके वह अपने एमबीए की प्रिपरेशन करने बेंगलुरु आई हुई थी। माही जिस कॉलेज में एडमिशन करवाई हुई थी, उसी कॉलेज में ही एक रवि खुराना नाम का एक लड़का भी उसमें पढ़ता था, जो कि माही से सीनियर था। लेकिन माही उसकी नज़रों में आ गई थी और उसका गंदा नज़र माही को बहुत ही बुरा लगा था। रवि खुराना का फैमिली बहुत ही पावरफुल फैमिली था। वह बेंगलुरु के बहुत ही बड़े पावरफुल माफिया का बेटा था और यह बात माही को बिल्कुल भी पता नहीं था। वह माही के सामने आकर बोला, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? माही ये सुनकर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दी और बोली, अपनी औकात में रहो। तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? यूं ही किसी सड़क पर चलती हुई लड़की को तुम इस तरह से बोलोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वे ये सब कहकर वहां से चली गई। रवि खुराना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह शाम तक ही उसके हॉस्टल पर चला गया। माही बेंगलुरु के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, एक अपनी फ्रेंड के साथ। वे अपने रूम में थी। रवि खुराना के साथ में उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी आए हुए थे।
वह उसके कमरे के सारे सामान को बाहर फेंकने लगे। रवि खुराना बोला, तुम एक मामूली सी लड़की हो, मुझे 1 मिनट नहीं लगेगी तुम्हारी इज्जत को बर्बाद करने में। तुम अपने आप को समझती क्या हो? बहुत बड़ी महारानी हो यहाँ की। तुम जानती नहीं हो कि मैं हूँ कौन और क्या क्या कर सकता हूँ। तभी उस गर्ल्स हॉस्टल का ओनर वहाँ आया और कहने लगा, जी सर, आप लोगों को क्या चाहिए? रवि खुराना गर्ल्स हॉस्टल के ओनर से सारी बातें बता दिया। तो रवि की बात सुनकर गर्ल्स हॉस्टल के ओनर बोला, अपने आप को क्या समझती हो माही? जैसा सर बोल रहे हैं वैसे करो ना। माही ओनर की बात सुनकर बोली, आप भी मिल गए हैं? तभी वे ओनर माही के करीब आया और कहने लगा, बात समझने की कोशिश करिए माही, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये बेंगलुरु के बहुत ही बड़े माफिया का बेटा है। मेरी बात मानो तो ये जैसा कह रहे हैं वैसा करो, वरना तुम या तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। माही ये सुनकर हैरान हो गई और वे बोली, मैं ये कभी नहीं कर सकती। मैं भले ही अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में जाने लगी कि तभी ऑनर बोला, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो माही, तुम्हारी वजह से मेरी बाकी लड़कियों पर भी असर होगा। मैं कहता हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। उसके साथ जो उसकी रूममेट थी वे बोली, चल माही, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और वे माही को साथ लेकर दूसरे जगह शिफ्ट हो गई। वे एक अलग रूम लेकर रहने चली गई थी। लेकिन दूसरे दिन ही सुबह में रवि खुराना को ये बात पता चल गई और वे वहाँ भी आ धमका और माही को उठाकर ले जाने लगा। इस बार लेकिन उसकी रूममेट रूपा बोली, तुम इसे लेकर नहीं जा सकते हो। उसके बॉडीगार्ड्स रूपा को भी पकड़ लिए और माही को वे लेकर जाने लगा। तभी रूपा चिल्लाते हुए उसके पास आई और माही को वहां से धक्का दे दी, जबकि इसी दौरान रूपा के पेट में चाकू लग गया और वह गिरकर चिल्लाते हुए बोली, माही भाग जा तू यहाँ से, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कर, तू अपनी जान बचा ले। मैं मर जाऊंगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। वे माही को बार बार बोले जा रही थी, तू भाग जा यहाँ से वरना तू मारी जाएगी। ये इंसान तुम्हें नोच खाएगा और मरने भी नहीं देगा। ये सुनकर माही सच में वहां से भाग गई और वह कहीं भी इस शहर में दिखाई नहीं दी। वे रात को ही वहां से मुंबई की ट्रेन पकड़कर मुंबई चली गई और अपने पूरे फैमिली को भी वहां बुला ली। धीरे धीरे करके माही के परिवार वाले के बारे में भी रवि खुराना ने सब कुछ पता लगा लिया था और उसके पापा का खुद का बिजनेस था जिसको रवि ने बहुत ही हद तक बर्बाद कर चुका था और माही के परिवार वालों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से माही के परिवार वाले किराए के घर में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। माही पूरी बात यश को बता दी तो वे सब बात करके माही वॉशरूम में चली गई क्योंकि उसे इस वक्त अकेले रहना था। उसके जाने के बाद ही यश दीवार पर एक हाथ जोर से मारा जिससे उसका हाथ पूरा काला पड़ गया और अपनी आंखें लाल करके गुस्से में बोला, जिसने तुम्हें ये जख्म दिया है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं माही, ये तुम्हारी यश का वादा है। अब से तुम रवि खुराना अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। कुछ देर बाद वॉशरूम से रोने के बाद माही बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। यश भी तब तक दूसरे रूम से फ्रेश होकर आ गया। उसने माही का गोरा फेस रोने से लाल देखा तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उसने अपना गुस्सा शांत करते हुए माही के पास बैठकर बोला, माही, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उस रवि खुराना को अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें दिया हुआ जख्म भूलने नहीं दूंगा। मैं उसे बहुत ही दर्द दूंगा जो वे कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। माही उसकी बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए बोली, यस, आप मेरी जैसी लड़की डिजर्व नहीं करते, मैं आपके लायक नहीं हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर यश उसे डांटते हुए बोला, खबरदार, जो अगर आज के बाद अपने खिलाफ एक लफ्ज भी बुरा कहा। लेकिन आई एम सॉरी, जब मैं फौरन पढ़ाई के लिए चला गया था तभी ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे साथ रहता तो ये सब कुछ नहीं होता। एक बात और, मेरी जान की कोई तौहीन करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? माही उसे दूर होकर बोली, यस, आप नहीं जानते उसे, वे बहुत बड़ा हैवान है। यस माही को गले लगाकर बोला, अगर वे हैवान है तो मैं हैवान का देवता हूँ। शायद आपने अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं और आप कहें तो थोड़ा दिखा दूँ। माही बीच में उसे रोकर गुस्से में बोली, खबरदार, अगर आज के बाद आपने ऐसा रूप मुझे अपना कभी दिखाए तो पता है मैं कितना डर गई थी। यश कुछ नहीं बोलता है और कुछ देर उसे गले लगाए रखता है
और फिर उसे देखते हुए बोला, इतना तो मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना कि मैं करता हूँ, लेकिन आप इसे एक्सेप्ट करते हुए डरती हैं। अगर आप हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हैं तो आज आप मेरे घर चलिए। और उसने माही की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, तो माही ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसका हाथ पकड़ ली और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, यस, इस वक्त आप मुसीबत में हैं, इसलिए मैंने आपका हाथ पकड़ा। इसका कोई गलत मतलब नहीं है। मैं आपकी फैमिली का दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यस उसकी बात सुन करके उसे सॉफ्ट किस कर देता है। माही उसे अपने सॉफ्ट हाथ से मुक्का मार देती है, जिसे यस बोला, ओहो, मुझे बहुत चोट लग गई। अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर माही बोली, अब नाटक करना बंद करिए और चलिए जल्दी से। और दोनों घर से शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों बेंगलुरु के सबसे लग्जरियस रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। यस माही को रेडी होने के लिए पार्लर भेज दिया। माही को यस बहुत ही खूबसूरती के साथ में देखना चाहता था। स्टाइलिश कपड़े भी उसने शॉपिंग करवाया था, लेकिन माही अपनी पसंद की साड़ी पहनी और आखिर में माही मॉल के उस पार्लर से सबसे महंगी साड़ी पहनकर बाहर आई। उसने उसके साथ डायमंड के इयररिंग्स और गले में हल्का सा नेकलेस, मैचिंग शूज पहन करके उसने बालों को खुला ही किए हुए रेडी होकर नीचे नजर करके बाहर आई तो यह सांस लेना ही भूल गया। वह एक टक्कू से देखे जा रहा था और अपने मन में सोच रहा था, यार, ये इतनी सुंदर कैसे लग सकती है? आखिर मेरी पसंद जो है माही। बाहर आकर यश के सामने खड़े हो गई। उसकी आंखों में देखकर कातिलाना अंदाज में बोली, मुंह बंद कर लीजिए मिस्टर ब्राउन आइज, कहीं मक्खी ना चली जाए। यश उसे कमर से पकड़ लिया और बोला, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा मन ही बदल गया और मैं तुम्हें घर ले जाने के बजाय मंदिर या कोर्ट में लेकर जाने की सोच रहा हूँ। माही उसकी ये बात सुनकर बड़े ही मासूमियत के साथ बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यश उसके ईयरलो पर बाइट करके बोला, स्वीट हार्ट, मैं ऐसा करने वाला हूँ। यह बोलने के साथ में ही यश उसके लिप्स को अपने गिरफ्त में लेकर किस करने लगा। यश माही को ऐसे किस कर रहा था जैसे उसे कोई चॉकलेट मिल गई हो। माही भी उसकी गर्दन में हाथ डाले उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए थे। थोड़ी देर के बाद माही उससे दूर होकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। यश उसे कमर से पकड़कर अपने फिर से करीब कर लिया और वे उसकी सांसों को महसूस किए जा रहा था कि वह कितनी गहरी सांस ले रही है, क्योंकि माही इस वक्त यश के सीने से लगी हुई थी। वहीं यश उसकी गर्दन पर फिर से किस करके अपनी सांसें छोड़ रहा था। माही उसकी इस हरकत से अजीब सा फील कर रही थी। वह उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं अपने घर चली जाऊंगी अगर आप मुझे अपने घर लेकर नहीं गए तो। यश उसकी ये बात सुनकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम मेरी ड्रग्स हो माही, जितना तुम्हारे करीब आता हूँ उतना ही और बहकता चला जाता हूँ। मैं आज से पहले कभी अपना आपा नहीं खोया, लेकिन एक तुम हो जिसने मेरा ऐसा हाल बना दिया है। माही चौंक कर बोली, मैंने आपका कौन सा हाल बनाया है? मैंने कुछ नहीं किया। यश उसकी बातों को सुनकर बोला, तुम्हें इतना खूबसूरत दिखने का किसने हक दिया है? मेरे अलावा कोई भी तुम्हें नहीं देख सकता। मैं यही चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुम्हारी खूबसूरती को देखूं। माही उसकी बातें सुनकर शर्म से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है और सीने से लगे हुए बोली, मैं आप पर आंख बंद करके भरोसा करती हूँ यश। उसने थोड़ा धीरे बोला था जिससे कि यश सुन नहीं सका। वे दोनों वहां से लिफ्ट से होते हुए कार में बैठ गए और कपूर मैंसन के लिए निकल गए। कुछ देर के सफर के बाद कार उनकी हवेली पहुंच जाती है। हवेली को देखकर माही को ऐसा लगता है कि जैसे वह वहां पहले भी आई हुई हो, लेकिन कब? फिर वह यश का हाथ कसकर पकड़ ली, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। यश उसकी आंखों में विश्वास को देखकर बोला, सब बहुत ही अच्छे हैं, घबराओ मत। एक बार के लिए तुम मुझसे डर सकती हो, लेकिन मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है। माही उसकी बात पर गर्दन हाँ में हिला देती है। यश के कार के पीछे दो कार और आगे दो कार चल रही थी। उसका कार रुकने के साथ में आगे वाली कार भी रुक गई, जिसमें पीके बैठा हुआ था। वह बाहर निकला और यश के कार के पास आया और उसका दरवाजा बड़े ही आराम से खोला और फिर यश उतरकर माही के साइड का दरवाजा खोलकर उसे बहुत ही प्यार से अपने हाथ देता है।
माही उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलते हुए अंदर आने लगी। वह दोनों मेन गेट तक पहुंचते हैं कि तभी अंदर से उसके बड़े पापा की आवाज दोनों को रोक देती है। वहीं रुक जाइए, एक कदम आगे मत रखिएगा। यश तो उनका ड्रामा देखकर अपना सर पीटने को होता है, लेकिन माही घबराकर कांपने लगती है। वहीं दादी जी उसके सामने आकर खड़ी हो गईं। उनके पीछे से रेनू जी आरती की थाल लेकर आ रही होती हैं। उन्हें देखकर माही चैन की सांस लेती है। कल्याणी जी स्माइल करके बोली, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। तुम तो वैसे जानते हो ना कि तुम्हारे बड़े पापा कितने नटखट हैं। जी हाँ, वे कोई और नहीं बल्कि यश के बड़े पापा सुनील कपूर थे। वह बहुत ही मजाकिया मूड के थे और यश इतने दिनों के बाद आया था, तो उससे तो मजाक करना वे कभी छोड़ते ही नहीं थे। और कल्याणी जी अपने बेटे सुनील को बोली, ये नहीं है, चल पागल। सुनील बोले, क्या माँ, आप भी ना बहू के सामने मेरी थोड़ी तो इज्जत रख लेती ना। कल्याणी जी हंस पड़ी और बोली, साइड हो जाओ। कल्याणी जी यश से बोली, मेरी बहू को कुछ मत बोलो और साथ में खड़े हो जाओ दोनों यहाँ। वह रेनू जी से थाल लेकर अपने हाथ में उनकी आरती करने लगी। फिर वह माही को अंदर ले जाकर सबसे मिलवाती हैं। सभी उससे मिलकर के बहुत ही खुश होते हैं। माही अंदर जाकर पहले यश के पापा, उसके बड़े पापा जी, फिर उसकी बड़ी माँ सबके पैर छूती है। सभी उसको देखकर बहुत ही खुश हो गए। यश के पापा तो चाहते ही थे कि वह शादी करके ले आए, तभी तो उन्होंने उसे धमकी दी थी। वहीं कल्याणी जी रेणुका जी से बोली, खाना लगाओ बड़ी बहू, हमारे बच्चे को बहुत ही भूख लगी होगी। रेणु जी बोली, माँ मैं अभी जाती हूँ। माही सबसे मिलती है। यश की छोटी सगी बहन स्नेहा तो माही की दीवानी बन गई थी। यश का सागा भाई जय बोला, यार ये कितनी खूबसूरत है भाभी हमारी, है ना। यह सुनकर के बीरू, जो कि बड़े पापा का लड़का, वह बोला, तुम दोनों बातें करते रहोगे और भाभी को तंग क्यों कर रहे हो। यश के बड़े पापा के लड़के दोनों यश से छोटे थे। भले ही उसके बड़े पापा यश के पापा से बड़े थे, शादी भी पहले ही हुई थी, लेकिन उनके बच्चे बहुत ही लेट हुए। डॉक्टर ने फिलहाल उन्हें तो बोल दिया था कि वह कभी बाप नहीं बन सकते। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं। और फिर क्या था, लेट उम्र में भी वे दो बच्चे उन्हें भगवान दे ही दिए और उनकी जिंदगी भी बहुत ही खुशहाल हो गई। लेकिन यश के फैमिली वाले अभी भी पूरी तरह से ज्वाइंट फैमिली बनाकर ही रहते थे। यश भी अपने डैड और बड़े पापा जी से बहुत ही वक्त के बाद मिला था, तो वह भी सबसे बातें करने बैठ गया। स्नेहा माही को हक करते हुए बोली, पता है अब मैं सबसे बोल सकती हूँ कि मेरी भी भाभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वहीं जय उसके सर पर टपली मारकर बोला, अरे बस मक्खन लगाना बंद कर दे, वरना भाभी मोटी हो जाएंगी। स्नेहा मुंह बनाकर बोली, ओह कम बोल वरना अच्छा नहीं होगा। माही उन दोनों को ऐसे देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसकी हंसी इतनी खूबसूरत थी कि सब उसे ही देखने लगे। यहाँ तक कि सब बड़े बैठकर के बातें कर रहे थे। वे लोग भी उधर देखने लगे थे। तभी यश की बड़ी मम्मी जी वहां आकर बोली, अब बस करो तुम लोग, नई बहू को परेशान मत करो। और फिर माही के पास आकर बोली, खाना खाने चलो बेटा। माही हाँ में सर हिला देती है। सभी वहां से डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं। खाना घर के शेफ ने सबकी पसंद का बनाया था और आज का खाना यश की पसंद का ही बना था। माही सबका प्यार देखकर खुश हो गई और यश के साइड में बैठ गई। सब लोगों ने खाना खाने के बाद में लिविंग रूम में चले जाते हैं। यश सबसे इजाज़त लेते हुए बोला, अब हम चलते हैं, दादी जी लेट हो गया है। कल्याणी जी अपनी छड़ी उठाकर बोली, आप दोनों यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकते। अगर आपने ऐसा सोचा भी तो आप दोनों हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। और इतना बोलकर कल्याणी जी अंदर चली गई। वहीं यश के बड़े पापा सुनील जी यश के पास आकर बोले, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी दादी माँ आपसे नाराज हो तो आपकी भलाई इसी में है कि आप यहीं रुक जाएं। और सुनील जी अपनी माँ के पीछे चले गए, क्योंकि जब तक वह अपनी माँ का पैर नहीं दबा देते उनको भी चैन नहीं आता था। रेणु जी उन दोनों के पास आकर बोली, रुक जाओ, आज उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी उन्होंने तुम्हारा रूम पहले ही दोनों के आने से पहले साफ करवा दिए हैं। यस माही को देखा और माही उसकी आंखों में आंखें डालकर हाँ का इशारा करती है। फिर दोनों ऊपर रूम में चले जाते हैं। बाकी सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं।